हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरी। एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्यावरण से संबंधित हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी पर्यावरण का और बाल विकास का और गणित का कंप्लीट हो गया है। कुछ ही दिनों में हम संस्कृत और हिंदी का भी यहाँ पर ला रहे हैं और अंग्रेजी भी साथ में रहेगी। ठीक है, तीनों यहाँ पर जो विषय रहेंगे वो ज्वाइंट में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर पेडोलॉजी रहती है जो वह ट्रांसलेशन के आधार पर या फिर एक प्रकार से बालकों के आधार पर समान रहती है। ठीक है, परंतु उसकी जो लैंग्वेज रहती है वह सिर्फ बदलती रहती है। अब हम यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं करेंगे। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये जो अध्याय है समस्त प्रकार के, ये सारे अध्याय विभिन्न प्रकार की परीक्षाएँ बीएड है, डीएड है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सारी है, टेट एग्जाम है, उसमें सब में यह महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, अब जो प्राथमिक स्तर की बात करें तो प्राथमिक स्तर के आधार पर हम यहाँ पर देख रहे हैं प्राथमिक वस्तुएं और उपज। ठीक है, जैसे कि एक जो हमने पशुपालन ने ये सब देखे हैं, तो यहाँ पर कृषि रहती है वह किस प्रकार की रहती है। देखिए, यहाँ पर ग्रामीण जो हमारा भारत देश की बात करें तो भारत में कम से कम 89% लोग गाँव में निवास करते हैं और गाँव में निवास करने वाले जो लोग रहते हैं वह अधिकतर आज भी खेती करते हैं। ठीक है, और आज भी खेती करते हैं। इस आधार पर यहाँ पर क्या जो वस्तुओं का उत्पादन होता है वह एक बड़े रूप से होता है और वहाँ पर जो आयात रहती है, निर्यात रहती है, विदेश विभिन्न देशों में, शहरों में प्रमुख रूप से होता रहता है। तो हम यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं करते और थ्योरी के माध्यम से सबसे पहले समझ लेंगे। हम तो यहाँ देखते हैं हम कि यह एक प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, तो देखिए, जो कृषि रहती है वह प्राथमिक आधार पर रहती है। सर्वप्रथम जो प्राथमिक संसाधन रहते हैं है ना, प्राकृतिक रूप से, तो उनका हम प्रयोग करके हम यहाँ पर कृषि संबंधित जो भी प्राथमिक क्रिया रहती है उसको हम यहाँ पर दोहराते हैं, जिसमें व्यक्ति प्राकृतिक संसाधन उपयोग करता है। प्राकृतिक संसाधन मतलब जैसे कि जल होता है, वायु होता है, ठीक है, और मृदा होती है। ठीक है, इस प्रकार से तीन रहते हैं, तीन चीज़ें यहाँ पर हम उपयोग करते हैं। और किसके लिए? जिसमें व्यक्ति प्राकृतिक संसाधन उपयोग कर अपनी आवश्यकता हेतु उत्पादन करता है। कृषि की बात कर लेते हैं तो कृषि दो प्रकार की होती है, एक निर्वाह की। तो निर्वाह का मतलब ये होता है, निर्वाह का अर्थ यह होता है कि हम हमारे प्रयोग के लिए, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मुझे साल भर में कम से कम 1 क्विंटल गेहूँ की आवश्यकता पड़ती है, तो मैं उतना ही उगाऊंगा, उतनी ही मेहनत करूँगा। ठीक है, तो उसको हम निर्वाह के अंदर रखेंगे। और वाणिज्यिक की अगर बात करें तो वाणिज्यिक की मतलब जैसे कि मान लीजिए मैंने 1 क्विंटल तो मेरे लिए उगाया है, परंतु उसके ज़्यादा अगर उत्पादन हो रहा है तो वह मैं बेचूंगा, उसके पैसे आएंगे, उसका विभिन्न प्रकार का व्यवहार होगा अर्थव्यवस्था के आधार पर। तो यहाँ पर वाणिज्यिक कृषि के नाम से आता है। अब देखिए, अगला देखेंगे हम यहाँ पर कि जो स्थानांतरित कृषि रहती है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है। स्थानांतरित कृषि की ऐसी रहती है कि बहुत बड़ा जंगल रहता है, ठीक है, या फिर जमीन रहती है, तो एक जगह पर सीमित समय के लिए, जैसे कि मान लीजिए 2 साल अभी यहाँ पर मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पर कृषि हुई है, तो उसके पास बगल वाली जो जगह है वहाँ पर फिर इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर कृषि होती है, फिर तीसरी जगह पर कृषि होती है, इस आधार पर बढ़ाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे पेड़ पौधे रहते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें रहती है तो उसके वहाँ पर खुदाई भी नहीं होती है, सिर्फ खाली उसका मतलब जुताई कर दी जाती है। और जुताई करने के बाद में वहाँ पर जो पेड़ पौधे रहते हैं उनको, जो छोटे पेड़ पौधे रहते हैं उनको वहाँ पर जला दिया जाता है, और जो जलाए हुई जो राख रहती है वही खाद के रूप में यहाँ पर कार्य करती है। ठीक है, तो स्थानांतरित कृषि जो रहती है वह अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में और अलग अलग जगह पर विभिन्न प्रकार के नाम से रहती है। तो देखिए, स्थानांतरित कृषि जो रहती है वह एक झूम कृषि के नाम से भी जानी जाती है। तो हमारा जो भारत देश रहता है तो भारत देश में 3 प्रकार से जानी जाती है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्या मैं आपको बताता हूँ मैं कि छत्तीसगढ़ जो रहता है आपका, ठीक है, छत्तीसगढ़ जो रहता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको। ये प्रश्न अक्सर पूछते हैं कि छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित कृषि का अगला नाम क्या है। ठीक है, तो इसको हम दीपा के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, दीपा कृषि। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर मेघालय की बात हो रही है, मेघालय के बाद में मिजोरम की बात हो रही है, मिजोरम के अलावा नागालैंड की बात हो रही है, मतलब उत्तर पूर्वी की बात हो रही है। ठीक है, उत्तर पूर्व, जो उत्तर पूर्व रहता है आपका, वहाँ पर क्या होता है, झूम कृषि होती है। ठीक है, और जो मैंने आपको यहाँ पर अभी बताई है कि झूम कृषि में किस प्रकार का यहाँ पर कार्य होता है, तो वह यहाँ पर इसी प्रकार से होता है कि एक जगह पर कुछ समय के लिए, सीमित समय के लिए वहाँ पर कृषि की जाती है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के साथ में, तो उत्तर पूर्व कृषि के नाम से आती है। ठीक है, 2 देख लिया हमने। अब तीसरे देखेंगे हम कि बुंदेलखंड जो रहता है, तो बुंदेलखंड में क्या होता है कि वहाँ पर जो स्थानांतरित कृषि रहती है उसको बेवार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप इसको किसके कैसे नाम याद रखेंगे?
तो इसकी एक कोडिंग वर्ड बताई मैंने कि ब से दोनों आ रहा है, ठीक है, ब से बेवाल भी आ रहा है, बुंदेलखंड भी आ रहा है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये तो हमने भारत देश के विभिन्न राज्यों की बात की है, परंतु हम देशों की बात करें, ठीक है। तो मलेशिया में स्थानिक कृषि को क्या कहते हैं? तो मलेशिया में हमने लदान के नाम से, ठीक है, मलेशिया में हमने लदान के नाम से कहा जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए, ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में क्या होता है? ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राजील में बताया गया है, इसको हम रोका के नाम से जानते हैं, ठीक है। रोका कृषि जो रहती है वो भी स्थानीय कृषि के अंतर्गत रहती है। अब आंध्र प्रदेश एक और छूट गया था हमारा, जो प्रदेश रहता है वह आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में इसको स्थानीय कृषि को पोडू के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह कृषि भी एक प्रकार की स्थानीय कृषि भी कहते हैं। इतना है। अब इतने के बाद में हम देखेंगे जो कृषि रहती है, कृषि में एक सहायक प्रबंध भी रहता है, सहायक कार्य भी रहता है, ठीक है। हम सहायक कार्य के नाम से जानते हैं, जैसे कि आप बड़े स्तर पर, ठीक है, कृषि करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि विभिन्न जगह पर गाँव में क्या होता है कि बड़े बड़े कृषि फार्म रहते हैं, है ना, जैसे किसी की 200 हेक्टेयर ज़मीन है, किसी की 800 हेक्टेयर ज़मीन है। इस प्रकार से बड़ी बड़ी जो जगह रहती है तो वहाँ पर कृषि होती है, तो उनको सहायक के लिए, ठीक है, सहायक के लिए मतलब कुछ अलग सपोर्ट मिल जाएगा वहाँ। तो इसलिए क्या होता है वहाँ पर कि सहायक कार्य किए जाते हैं, ठीक है। सहायक कार्य जैसे कि एक तो रहता है पशुपालन आपका। अब पशुपालन से देखिए आर्थिक आधार पर दूध पदार्थ के या फिर दूध पदार्थ के अलावा खाद जो रहती है, ठीक है, खाद रहती है वह भी मिलती है, और जो पशु रहते हैं उनका कृषि में भी सहयोग लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा मछली पालन रहता है। मछली पालन के अलावा यहाँ पर रहता है मुर्गा पालन और मुर्गी पालन, ठीक है, इतना। इसके बाद में यहाँ पर क्या रहता है? मधुमक्खी पालन। अब देखो पशुपालन का तो कृषि में क्या सहयोग रहता है ये देख लिया हमने। अब जो मछली पालन रहता है तो मछली पालन में 2 प्रकार के कार्य रहते हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में क्या चल रहा है कि हर जो खेत रहते हैं वहाँ पर एक योजना चल रही है, मुझे पता नहीं है योजना के नाम से, तो आप देख लेंगे। मध्य प्रदेश में एक योजना चल रही है, उस योजना के अंतर्गत क्या होता है कि शासन कम से कम कुछ 1 से 2 लाख रुपए का मतलब सहायता करती है, और उस आधार पर वो खेत के पास में एक निश्चित सीमित जगह पर तालाब का निर्माण करती है, ठीक है। तालाब का निर्माण करती है तो वहाँ पर जो पानी रहता है उसमें मछली भी छोड़ी जाती है, और मछली से क्या होता है, मछली उत्पादन भी हो रहा है, मछली उत्पादन के साथ में पानी की सहायता से कृषि भी हो रही है, ठीक है। 2 प्रकार की सहायक क्रिया रहती है। अब देखो मुर्गा पालन और मुर्गी पालन जो रहती है, मुर्गी पालन जो रहता है वह अंडों के लिए रहता है, मुर्गा पालन रहता है वह मांस के लिए रहता है, ठीक है। तो इनके इसमें से जो भी कचरा निकलता है, जो भी रहता है वह खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस प्रकार से रहता है। अब मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खी में क्या पेड़ों के जगह पर वह शहद, मधुमक्खी जो सत्ता बनाती है उस आधार पर शहद भी निकाला जा सकता है, और उसमें जो भी चीज़ें निकलती है वह खाद के रूप में प्रयोग की जाती है। तो इतना होता है। अब देखें यहाँ पर देखें प्राकृतिक वस्तु और उपज क्या होती है। तो देखो प्राकृतिक वस्तु क्या है, जल है आपका, वायु है, जल वायु और जलवायु के अलावा यहाँ पर क्या होता है, मिट्टी, ठीक है। ये जो 3 चीज़ें, इसे प्राकृतिक संसाधन के समस्त कार्य होते हैं, ठीक है। इसी से प्राकृतिक संसाधन से ही यहाँ पर क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये 3 प्रकार के निर्भर रहते हैं, ठीक है। ये हमने देखा हुआ है पिछले चैप्टरों में, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर वीडियो जाकर, प्लेलिस्ट बन चुकी है पर्यावरण की भी। और हमारा ये टॉपिक जो है अभी लास्ट मात्र 2 टॉपिक बचे, ये 20वां टॉपिक चल रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या बताया गया है कि प्रकृति द्वारा निर्मित, ठीक है, ये जो प्रकृति द्वारा ही निर्मित है 3 चीज़ें, ये तत्व भी होते हैं, वस्तु भी होती है। प्राकृतिक तत्व होते हैं, ठीक है, प्राकृतिक रूप से होते हैं, एवं उपज एक निश्चित मौसम एक भूखंड में फसल पैदा की गई मात्रा को कहते हैं। मतलब आपने जैसे कि ठंड के टाइम पर चने लगा दिए या गेहूँ लगा दिए तो एक निश्चित मात्रा में, ठीक है, मतलब ज़्यादा बड़ा उत्पादन भी नहीं करना है हमको कि फसल खराब हो जाए, हम ध्यान नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो सीमित मात्रा में उसका उत्पादन हो रहा है, और एक जो भूखंड रहता है उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। एक निश्चित मौसम होता है, आप गर्मी में चने नहीं उगा सकते, गेहूँ नहीं उगा सकते, तो फिर उसके लिए ठंड आवश्यक होती है, और ठंड में ही आप लगा सकते हैं। तो उस मात्रा को हम क्या कहते हैं, उपज कहते हैं। यह सिंचाई पर निर्भर रहती है। अगर समय समय पर आप पानी देंगे तो क्या होगा, जो फसल रहेगी वह अच्छी रहेगी, क्वालिटी रहेगी। इसके अलावा उर्वरता का पर निर्भर कर हम उपज में वृद्धि कर सकते हैं। मतलब सिंचाई और खाद के माध्यम से हम जो फसल रहती है उसको उत्पादन में वृद्धि ला सकते हैं।
अब देखिए फसल की बात आ रही है, तो फसल क्या होती है, फसल में क्या होता है कि फसल का संबंध बता रहे हैं हम यहाँ। तो फसल से संबंध 3 प्रकार से रहता है। देखिए एक मिट्टी रहती है, एक रहता है जल, ठीक, और एक रहता है बीज। अब इनको तीनों को बारी बारी से अगर देखें हम, तो देखो फसल, अगर मान लीजिए आपका ये एक खेत है और इस खेत में आपको फसल लगाना है, तो सबसे पहले इसकी जो मिट्टी रहेगी, इस मिट्टी की उपजाऊ जो क्षमता रहेगी, उसका उत्पादन क्षमता जो रहेगी वह स्पष्ट होना चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा हानि वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बंजर जमीन पर फसल तो नहीं लगा सकते हैं, है ना। तो उसके लिए आपको पानी की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या है, सबसे पहले मिट्टी के जो तत्व रहते हैं, खनिज तत्व रहते हैं, वह स्पष्ट होना चाहिए। अगर वह स्पष्ट रहेंगे तो फसल का उत्पादन भी यहाँ पर अच्छे से होगा। अब जल की बात करें तो देखिए बहुत ज़्यादा जगह पर ऐसा सुनते हैं हम कि होल करते हैं, ठीक है, तो क्या है कि पानी नहीं निकलता है। कोई 250 फीट पर होल कर लेता है, पानी नहीं मिलता है। कोई कम से कम 1500-1000 फीट पर भी होल कर लेता है, पर पानी नहीं निकलता है। परंतु जहाँ पर पानी निकलता है वहाँ पर फसल अच्छी रहती है। अगर पानी नहीं निकलेगा तो आप फसल का उत्पादन कर ही नहीं सकते कहीं से, ठीक है। अब देखो बीज की बात करें तो अगर बीज आपका पुष्ट है, हस्त है, अच्छा है, एक प्रकार का अच्छा बीज है, तो वहाँ पर आपकी फसल भी अच्छी होगी। परंतु आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनी आ गई है और उन्होंने बीज तैयार करके वो बेचती है। जैसे मटर का पौधा रहता है, ठीक है, उसके लिए जो बीज रहता है, अगर वो अच्छा मोटा बीज रहेगा तो फसल भी अच्छी होगी। परंतु कुछ बीज ऐसे रहते हैं कि सड़ जाता है या फिर सिकुड़ जाते हैं, तो उस कारण से फसल अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर बीज अगर आपका अच्छा रहेगा तो फसल भी यहाँ पर अच्छी रहेगी। इतना हो गया। अब आगे देखेंगे हम, देखिए यहाँ पर फसलों की पोषकता हेतु तो भूमि में खाद का प्रयोग किया जाता है ना। खाद की बात हो रही है, फसल का तो देख लिया हमने। अब फसल का अगर उत्पादन कर रहे हैं आप, तो उत्पादन करने के समय में यहाँ पर क्या होता है कि फसल की पोषकता के लिए, है ना, फसल का अगर आपको अच्छा उत्पादन करना है तो उसके लिए आपको खाद का प्रयोग करना आवश्यक होता है। अब देखिए खाद जो रहती है उसमें क्या रहता है, उसके 3 तत्व रहते हैं, ठीक है, जो खाद का निर्माण होता है। यहाँ बता दो आपको मैं, जो खाद रहती है वह 3 पोषक तत्वों पर निर्भर रहती है ना। तो देखिए एक तो रहता है आपका नाइट्रोजन, एक होता है आपका पोटेशियम, और इसमें एक और रहता है यहाँ पर फास्फोरस, ठीक है। ये 3 चीजें यहाँ पर खाद बनाने के लिए जरूरत रहती है ना। इतना रहता है और इन्हीं से यहाँ पर यूरिया बनती है। अब देखिए आज के टाइम पे अगर हम देखें तो अक्सर पेपरों में सुनते हैं कि किसानों ने बहुत चक्का जाम किया है, उनको खाद नहीं मिल पा रही है, सुबह से ही लाइन लगा रहे हैं, रात से ही लाइन लगा रहे हैं, पर यूरिया नहीं मिल रहा है। तो यूरिया की कमी को देखते हुए क्या है कि सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजना भी चलाई है, परंतु उससे भी अच्छा मतलब वातावरण तो चेंज हो रहा है, परंतु यूरिया की जो कमी रहती है वह बहुत ज़्यादा हो रही है। तो देखिए यहाँ पर जो 3 चीज़ें रहती है, अगर इसका अगर मिश्रण सही से रहेगा तो यहाँ पर यूरिया की जो आवश्यकता रहेगी, और देखिए उत्पादन अगर समय पर सही से होगा तो यहाँ पर यूरिया खत्म नहीं होगा। अगर यूरिया खत्म नहीं होगा तो फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा, ठीक है। अब देखिए जो खाद रहता है उसको हम 2 प्रकार में बांट देते हैं। एक यूरिया रहता है, यूरिया जो रहता है आपका रासायनिक रहता है, ठीक है, रासायनिक या कर लेंगे हम, ठीक है। ऐसे खाद जो रसायन से बने हों उसको हम रासायनिक बोलते हैं, और एक होता है आपका जैविक, ठीक है। एक खाद रहता है आपका जैविक। ये जैविक किस प्रकार से बनता है यहाँ पर, तो जो जैविक रहता है वो पशुपालन करते हैं हम, या विभिन्न प्रकार के जो पालन देखे हमने, उससे जो निकला हुआ कचरा रहता है उनको अगर खेत में हम डालते हैं तो वह भी एक खाद प्रकार का रहता है, उसको हम जैविक खाद के नाम से जान सकते हैं। ये सारी चीज़ें प्राथमिक या प्राकृतिक उत्पाद के रूप में देख सकते हैं, ठीक है, इतना है। अब देखिए जो यूरिया रहता है उसको नीम कोटेड बोलते हैं, है ना, नीम कोटेड यूरिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रमुख फसलें बताइए, प्रमुख फल बताए और प्रमुख मसाले बताए। अब इन तीनों को हम इस प्रकार से देखेंगे कि कहाँ पर कौन से राज्यों में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। भारत देश में रह रहे हैं तो भारत देश में ही विभिन्न प्रदेश जो है उसमें विभिन्न चीज़ों का हर देश में अलग अलग प्रकार से बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है, तो उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो फसल रहती है, तो जो प्रमुख फसल है ना, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होता है। चाय की बात करें तो चाय तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ठीक है। तो चाय का उत्पादन असम में होता है, ठीक है। कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। और कपास की बात करें तो कपास होता है आपका गुजरात में,
जूट रहता है तो जूट का उत्पादन यहाँ पर पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, रबड़ की बात करें, आपको सिर्फ सुनना है ना, मैं लिख कर नहीं बताऊंगा, तो जगह नहीं है ज़्यादा, और आप सुन भी लोगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। अगर आप वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे, ठीक है, और समझ कर पढ़ेंगे आप यहाँ पर, तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा। ठीक है, एक बार वापस से देख लेते हैं। जो चाय रहती है आपकी असम में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। काफ़ी जो रहती है, काफ़ी आपकी कर्नाटक में उगाई जाती है। कपास जो रहता है, कपास यहाँ पर गुजरात में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। और जूट जो रहता है, जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। और रबड़ रहता है, उसका उत्पादन केरल में किया जाता है। अब गेहूं की बात कर लेते हैं, तो गेहूं जो रहता है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। ठीक है, जो रहता है उसका भी उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रहता है। अब ज्वार की बात करें तो ज्वार जो रहता है वह ज्वार का महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, बाजरा जो रहता है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। अब मक्का की बात करें तो मक्का जो रहती है वह आपकी आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। ठीक है, और जो दाल रहती है तो दाल का उत्पादन महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। और गन्ना जो रहता है उसका उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रमुख फसल को हमने देख लिया। अब देखो यहाँ पर प्रमुख फल देखेंगे। ठीक है, तो प्रमुख फल रहते हैं, ये सबसे ज़्यादा कहाँ उगाए जाते हैं, तो देखिए सेब जो रहता है ये सेब पर्वतीय क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। अब अमरूद की बात करें, अमरूद को हम जाम भी कहते हैं, तो जाम का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किया जाता है। संतरा का उत्पादन महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर शहतूत जो है उसका यहाँ पर पंजाब में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब अंगूर की बात कर लें तो अंगूर जो है आपका, अंगूर आपका महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। स्ट्रॉबेरी जो रहता है वह भी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। केला जो रहता है वह भी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। 3 चीज़ें देखी हमने, ठीक है, अंगूर, स्ट्रॉबेरी और केला, ये तीनों चीज़ें जो है ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। अनानास की बात करें तो पश्चिम बंगाल में, चीकू की बात करें तो चीकू आपका महाराष्ट्र में, काजू की बात करें तो काजू जो रहता है वो गोवा में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। लीची जो रहती है वह उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा उगाई जाती है और बिहार में भी सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। ठीक है, 3 जगहों पर उत्पादन सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, एक बार वापस से बोल देता हूँ, उत्तर प्रदेश के अलावा यहाँ पर बिहार के अलावा उत्तराखंड। ठीक है, आम की बात करें तो आम यहाँ पर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। विभिन्न प्रकार के आम रहते हैं यहाँ पर, विभिन्न प्रजाति रहती है इसकी। ठीक है, कुछ विदेशी भी रहती है, कुछ देसी प्रजाति भी रहती है। ठीक है, अब इसके बाद प्रमुख मसाले की बात करें तो मसाले भी कहाँ पर कितने उगाए जाते हैं वह देख लेंगे हम। तो मसाले देखिए, काली मिर्च जो रहती है आपकी, तो काली मिर्च यहाँ पर केरल में उगाई जाती है। जीरा जो रहता है वह राजस्थान में उगाया जाता है। इलायची जो रहती है वह केरल में, मेथी जो रहती है वह आपकी राजस्थान में, और जो लौंग रहता है आपका, ठीक है, लौंग जो रहता है वह केरल में, और सरसों जो रहती है वह भी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सरसों जो रहती है आपकी उत्तर प्रदेश में, लौंग जो रहती है आपकी केरल में, और केसर की बात करें तो केसर जो रहता है आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, केसर एकमात्र ऐसा जो पौधा है उसका उत्पादन सिर्फ आपको पूरे भारत देश में केसर जम्मू कश्मीर में ही सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। अब दालचीनी की बात करें तो दालचीनी आपका केरल में, सौंफ जो है आपकी पंजाब में, तेज पत्ता है वह केरल में। ठीक है, लहसुन है वह आपकी हरियाणा में। अदरक और हल्दी की बात करें तो अदरक और जो हल्दी है वो आपकी आंध्र प्रदेश में। अजवाइन जो है आपकी बिहार में। ठीक है, 3 प्रकार से हमने देखी यहाँ पर कहाँ पर कितना उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन देख रहे हैं। अब देखिए, जब आप एक फसल लगाते हैं, ठीक है, एक किसान, ज़्यादातर आप में से किसान के घर से भी बिलोंग करते हैं, वो भी वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए जो सब्जेक्ट है वो हेल्पफुल होगा और इसके अलावा ईजी भी रहेगा। ठीक है, परंतु आपको जो पहली बार देख रहे हैं वो अगर आपको प्रैक्टिकली आप देख लेंगे गाँव में जाकर तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अब देखो, जो फसल कार्य रहता है, एक फसल का अगर उत्पादन करना है आपको, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर प्याज की बात करते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में रख लेते हैं। ठीक है, तो प्याज लगाने के लिए पहले सबसे पहले आपको जुताई करना पड़ेगी, मिट्टी की उथल करना पड़ेगा। ठीक है, उपजाऊ बनाने के लिए जुताई करने के बाद में आप क्या करेंगे कि जो इसका पौधा आता है उसको आपको रोपना पड़ेगा। ठीक है, दूर पर, ठीक है, इतने दूर पर, क्योंकि जो प्याज रहता है वो अगर इतना मोटा हो जाएगा तो उसको जगह भी चाहिए ज़मीन में नीचे फैलने के लिए, क्योंकि यह एक जड़ वाला रहता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, पोषक तत्व के लिए क्या करेंगे, आप खाद का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप जैविक खाद का प्रयोग करेंगे कि जैविक खाद का या फिर अजैविक खाद का, 2 प्रकार से प्रयोग करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर पोषक तत्व अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका प्रबंधन करेंगे। सिंचाई आपको सीमित मात्रा में या अच्छे स्तर पर करना पड़ेगा। इसके अलावा उसकी जो कटाई रहती है, ठीक है, या फिर मड़ाई रहती है ना, ये दोनों चीज़ें करना पड़ेगी। अगर फसल पक जाएगी तो आपको कटाई भी करना पड़ेगी और मड़ाई भी करना पड़ेगी। अब जो भंडारण रहता है, ठीक है, आपको उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आज के टाइम पे अगर 1 रुपये किलो प्याज है आपका, तो आप बेचेंगे तो नहीं, क्योंकि आपने मेहनत बहुत कर रखी है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक निश्चित समय आएगा, निश्चित भाव आएंगे, उसके लिए आपको भंडारण करना पड़ेगा। तो भंडारण, जब गर्मी की बात आती है तो गर्मी में प्याज सबसे ज़्यादा सड़ता है, तो उसके लिए आप किस प्रकार से सुरक्षित रखेंगे, उस प्रकार से आप भंडारण करेंगे, ठीक है। इतना है। इतने के बाद में हम देखेंगे यहाँ पर कृषि कार्य उपकरण, ठीक है। आप जब कृषि करते हैं तो विभिन्न जो उपकरण रहते हैं वो आप किस प्रकार से कर सकते हैं, उसका प्रयोग किस प्रकार से यहाँ पर रहता है। देखो, जो पशु चालित पटेला हेरो है तो पशुओं का आधार पर चलता है, ठीक है। जैसे कि पहले के समय में जो हम खेत हाँकते थे, ठीक है, हल चलाते थे, वह बैल से चलाते थे, ठीक है। और बैल जो है वह बिहार का राजकीय पशु है, ठीक है। तो पशु चालित जो है वो पटेल हेरो है। ट्रैक्टर चले, कुछ ट्रैक्टर से भी चलते हैं, है ना, मिट्टी पलटने के लिए। सबसे पहले जब मिट्टी की जुताई करते हैं तो उसके लिए यह आवश्यक रहता है। अब कल्टीवेटर की बात करो तो कल्टीवेटर में कॉर्ड वीडर आता है, ड्राईलैंड वीडर आता है, नेक स्पेयर आता है, सीयर डिगर आता है और थ्रेसर आती है, ठीक है। यह ऐसी चीज़ें हैं कि अपने अपने बड़े उपकरण है और एक विशिष्ट पद्धति के आधार पर कृषि में सहायता करती रहती है, ठीक है। इसमें हर जो यंत्र है वह अपने अपने स्तर पर यहाँ पर सहयोग करता है कृषि के मामले में। तो इस प्रकार से हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने बीच में, ठीक है। और अब हम इसका प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। अब प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं हम। तो प्रैक्टिस सेट में देखिए हरी खाद जो रहती है उसको कैसे तैयार की जाती है। हरी खाद की बात हो रही है, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट की बात नहीं हो रही। अगर वर्मी कंपोस्ट जो रहता है उसको गोबर और मलमूत्र का हम प्रयोग करते हैं, परंतु हरी खाद की बात हो रही है। तो हरी खाद के लिए हम यहाँ पर गोबर और मलमूत्र को सड़ा गलाकर, फल सब्जियों के कचरे के द्वारा, मूंग उड़द जैसी फसलों को उगाकर, रसायनों के द्वारा। तो किसके लिए करते हैं हम, किस मतलब कौन सी करते हैं तैयार। तो देखिए यहाँ पर सी वाला आंसर सही हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मूंग उड़द जैसी फसलों को उगाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, सुमेलित करना है ना। अभी हमने देखे कि कौन सा कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। सुमेलित जो करना है तो देखो बाजरा रहता है, तो बाजरा कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो बाजरा यहाँ पर देखिए राजस्थान में पाया जाता है, मक्का आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, काफ़ी कर्नाटक में पाई जाती है, और जो गेहूँ रहते हैं वह उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इसमें से हमारा 1 2 3 4 सही हो जाएगा, ए वाला आंसर यहाँ पर। अगला देखेंगे कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही है। तो देखो चाय असम में आती है, कपास जो रहता है वह महाराष्ट्र में। तो देखिए हमने यहाँ पर कपास में हमारा डाउट जा रहा है, कपास महाराष्ट्र की जगह कुछ और आना चाहिए। तो अगला देख लेते हैं हम, रबर जो रहते हैं वह कर्नाटक में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, और चीनी जो रहती है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। परंतु यहाँ पर चाय जो रहती है वह कपास जो रहता है वह गुजरात में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में, मतलब सबसे ज़्यादा मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। तो प्रश्न देखें हम, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और बलुई मिट्टी। तो कौन सी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर जलोढ़ में जो मिट्टी रहती है वह सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, तो भारतीय कृषि रहती है वह किस पर निर्भर रहती है सबसे ज़्यादा, है ना, मानसून पर, एल नीनो पर और पश्चिमी विक्षोभ पर। तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो मानसून पर। हमने नेक्स्ट पिछला टॉपिक देखा था, वहाँ पर बताया था कि मानसून किस प्रकार का रहता है भारत का। तो आप वहाँ पर वीडियो जाकर देख सकते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो समझ में आएगी वो। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए राइजोबियम का स्रोत क्या है, दलहनी फसल है, धान है या मक्का है। तो कौन सा सबसे ज़्यादा रहेगा। तो देखो राइजोबियम जो रहता है वह दलहन में सबसे ज़्यादा रहता है, उसका स्रोत वह रहता है। तो इस प्रकार से ये वाला आंसर सही हो जाएगा।